That's just with that. इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। क्या आपने 11th क्लास में साउंड का इंटरफेरेंस पढ़ा था? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, किसे कहते हैं इंटरफेरेंस बच्चों? है व्हाट इज इंटरफेरेंस और कब ये होता है? ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव्स। इंटरफेरेंस कब होता है, कैसे होता है? ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव्स या टू साउंड वेव्स। साउंड का भी इंटरफेरेंस होता है, लाइट का भी इंटरफेरेंस होता है। साउंड का इंटरफेरेंस हम पढ़ते हैं 11th क्लास में और लाइट का इंटरफेरेंस हम पढ़ते हैं 12th क्लास में। जैसे हम लाइट के इंटरफेरेंस के लिए जो यहाँ फॉर्मूले ड्राइव हो रहे होंगे, जो कंडीशंस लाइट के इंटरफेरेंस के लिए हैं, वही सेम कंडीशंस साउंड के इंटरफेरेंस के लिए भी हैं, ठीक है। 11th क्लास में मैंने जिन लोगों ने 11th क्लास पढ़ा होगा मेरे से, उनको मैंने 11th क्लास में इंटरफेरेंस ऑफ साउंड नहीं पढ़ाया है, ठीक है। इंटरफेरेंस ऑफ साउंड हमने नहीं पढ़ा था। अब जब हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट यहाँ पढ़ रहे हैं, इसी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में साउंड के भी क्वेश्चंस देख लेंगे। क्लियर हो गया? क्या है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट? द फिनोमिनन ऑफ, क्योंकि 11th में क्वेश्चन आता नहीं इंटरफेरेंस ऑफ साउंड से, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, ठीक है, इसलिए वहाँ नहीं पढ़ाया गया था। 11th में नहीं आता इंटरफेरेंस ऑफ साउंड से क्वेश्चन। द फिनोमिनन ऑफ, हमने सुपरपोजिशन पे क्या क्या पढ़ा था साउंड में, अगर आपको याद हो तो? हमने पढ़ा था स्टैंडिंग वेव्स, हमने पढ़ा था बीट्स, ठीक है, बीट्स, स्टैंडिंग वेव्स, ये दो हमने जो है एप्लीकेशन पढ़े थे वेव के सुपरपोजिशन के। बीट्स कब रिजल्ट में इंटरफेरेंस कब होता है, वो स्टैंडिंग वेव्स कब मिलती हैं? जब दो आइडेंटिकल वेव्स, आइडेंटिकल वेव मीन्स जिनकी स्पीड सेम हो, जिनकी फ्रिक्वेंसी सेम हो, जिनकी वेवलेंथ सेम हो, ट्रैवल कर रही होती हैं एक ही पाथ के अलॉन्ग अपोजिट डायरेक्शन में, तो सुपरपोजिशन के बाद क्या मिलती हैं? स्टैंडिंग वेव्स मिलती हैं, ठीक है। और बीट्स कब मिलती हैं? जब दो नियरली सेम फ्रिक्वेंसी की वेव्स, नियरली सेम फ्रिक्वेंसी मीन्स दो वेव्स के बीच में फ्रिक्वेंसी डिफरेंस नॉट मोर देन 10 हर्ट्ज, तो सुपरपोजिशन के बाद क्या मिलती हैं? बीट्स मिलती हैं, ठीक है। इंटरफेरेंस कब होता है? इंटरफेरेंस तब होता है जब दो कोहेरेंट सोर्सेज, कौन से सोर्सेज? कोहेरेंट सोर्सेज से आने वाली लाइट। कोहेरेंट सोर्सेज किसे कहते हैं? जिसकी फ्रीक्वेंसी और फेज डिफरेंस। हाँ, कोहेरेंट सोर्सेज उन सोर्सेज को कहते हैं जिनसे प्रोड्यूस होने वाली लाइट की फ्रिक्वेंसी, लाइट की वेवलेंथ क्या है? सेम है। एक ही फ्रिक्वेंसी की लाइट एमिट कर रहे हैं जो सोर्सेज, एक ही वेवलेंथ की लाइट एमिट कर रहे हैं सोर्सेज, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए फेज डिफरेंस जो है वो क्या बना हुआ है? कांस्टेंट। दो सोर्स से आने वाली लाइट के बीच में अगर फेज डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। स्क्रीन के किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए दो सोर्सेज से आने वाली लाइट के बीच में फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे सोर्सेज जो है वो क्या कहलाते हैं? कोहेरेंट सोर्सेज कहलाते हैं, ठीक है। तो कोहेरेंट सोर्सेज से की लाइट जब का सुपरपोजिशन होगा, तो सुपरपोजिशन के बाद जो है हमें क्या मिलेंगी? क्या मिलेगा? इंटरफेरेंस मिलेगा। इंटरफेरेंस पैटर्न कैसा होता है इसको हमने समझना है, सारी बातें पहले समझेंगे। इंटरफेरेंस पैटर्न होता कैसे है, ठीक है, क्या होता है इंटरफेरेंस, एक एक करके देखें जरा ध्यान से। द फिनोमिनन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, द फिनोमिनन ऑफ non-uniform distribution of light energy due to superposition of two light waves, due to superposition of two light waves
is called two light waves in a medium is called interference of light. The phenomenon of non-uniform distribution of light energy due to superposition of two light waves is called interference of light. Non-uniform distribution से क्या मतलब है बच्चों लाइट एनर्जी का? है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में फर्क समझ में आता है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब अभी आपके सामने जो बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड पे ऑलमोस्ट आपको कैसा इल्यूमिनेशन मिल रहा है? इक्वल इल्यूमिनेशन मिल रहा है, यानी एट एवरी पॉइंट ऑफ द बोर्ड जो है लाइट कैसे पहुंच रही है? इक्वली, यानी लाइट एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसा है? यूनिफॉर्म है। लाइट एनर्जी कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? यूनिफॉर्म मैनर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर ऐसा हो जाता कि यहाँ पे किसी बोर्ड के किसी पोर्शन पे बहुत ज़्यादा रोशनी होती, बहुत ज़्यादा ब्राइट स्पॉट होता, और यहाँ पे क्या होता? डार्कनेस होती, फिर यहाँ पे ब्राइटनेस होती, फिर यहाँ पे डार्कनेस होती, फिर यहाँ पे ब्राइटनेस होती, फिर ये ब्राइट स्पॉट होता, फिर ये डार्क स्पॉट होता, ठीक है? तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता लाइट एनर्जी का, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता? नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है? नॉन यूनिफॉर्म मैनर में लाइट एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है। कहीं कहीं ब्राइट स्पॉट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है, कहीं कम ब्राइटनेस है, कहीं पे कंप्लीट डार्कनेस है। ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या कहलाता है? नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है लाइट एनर्जी का, ठीक है? क्या लिखा हुआ है इसमें? द फिनोमिनन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव्स। दो लाइट वेव्स कहाँ से आएंगी? दो सोर्सेस से। दो लाइट वेव्स कहाँ से आएंगी? दो सोर्सेस से आएंगी। कहाँ से आएंगी? दो सोर्सेस से आएंगी। दो सोर्सेस से कैसे आएंगी? अगर सामने वॉल पे इस बोर्ड के सामने वाले वॉल पे अगर दो बल्ब जल रहे हैं तो वो दो सोर्सेज हो गए, ठीक है? अगर मैं एक बल्ब जलाऊं तो यहाँ पे रोशनी पहुंचेगी, पूरे बल्ब पे इक्वल इल्यूमिनेशन आएगा, है? एक और जला दूं तो कैसा होगा इल्यूमिनेशन? हाँ, इक्वली होगा या नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा दो बल्ब जलने पे? हाँ, ऐसा हो जाएगा कि कहीं डार्क, कहीं यहाँ पे दूसरा बल्ब जलते यहाँ पे डार्कनेस आ जाए, ये डार्क स्पॉट हो जाए, ये ब्राइट स्पॉट हो जाए, फिर ये डार्क स्पॉट हो जाए। ऐसा हो जाएगा क्या? यहाँ अंधेरा हो जाए, यहाँ रोशनी हो जाए, यहाँ अंधेरा हो जाए? ऐसा तो नहीं होगा, है? ऐसा नहीं होगा। तो फिर कैसा होगा? है? और जहाँ पर लाइट नहीं पहुँच रही होगी थोड़ी बहुत, वहाँ भी पहुँचने लगेगी और इक्वल इल्यूमिनेशन महसूस होने लगेगा, है? इक्वल ब्राइटनेस आ जाएगी पूरे बोर्ड पे, है? तो इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है साहब? द फिनोमिनन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्या मतलब है इस बात का? इस बात के मतलब को ऐसा कब होता है, ठीक है? ऐसा कब होता है? ये जो इंटरफेरेंस की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये पैटर्न हमें कब मिलेगा? इंटरफेरेंस पैटर्न, इन सब कंडीशंस को हमने अगले 15 से 20 मिनट में समझना है, फिर उस इंटरफेरेंस की कंडीशंस पे जाना है, ठीक है? सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कंडीशन हमारी कब मेट करेगी, ये कब सिचुएशन में आएगा, ठीक? अगर हमारे पास मान लो दो सोर्सेज हैं, दो सोर्सेज से एक सोर्स से अगर लाइट आई I1, ठीक है? तो मैंने क्या कहा कि ये पैटर्न जो है यहाँ पे क्या है? यूनिफॉर्म है। दूसरा बल्ब जला दूं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इंटरफेरेंस, ये डेफिनेशन जो है वो गलत है क्या? इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है क्या? इस बात का मतलब ये है द फिनोमिनन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव्स। दो लाइट के सुपरपोजिशन की वजह से दो सोर्सेस से आने वाली लाइट, कहां से मिलेंगी दो लाइट वेव्स? दो सोर्सेस से मिलेंगी दो लाइट वेव्स। तो दो लाइट वेव के सुपरपोजिशन की वजह से क्या होगा? सामने स्क्रीन पे लाइट एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है कैसा मिलेगा हमें? नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है? एक वे लाइट, एक सोर्स जल रहा है, एक और बल्ब जला दूं तो क्या होगा?
और इक्वल इल्यूमिनेशन मिलेगा। नॉन यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन नहीं मिलता हमें, नॉन यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन नहीं मिलता। ठीक है, क्यों नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता इस बात को समझें। अगर हमारे पास एक ये सोर्स से आने वाली लाइट है, मान लो एक सोर्स है जिससे आने वाली लाइट है, कोई मान लो एक सोर्स से आने वाली लाइट का ये एम्पलीट्यूड है। दो वेव का सुपरपोजिशन हमने करा था ना 11th में, कैसे करते थे दो वेव के सुपरपोजिशन को? y1 इज इक्वल टू, अगर एक वेव इक्वेशन y1 इज इक्वल टू स्क्रीन के किसी पर्टिकुलर पॉइंट है, x इज इक्वल टू 0 पे अगर स्क्रीन प्लेस्ड है, और एक वेव इक्वेशन, एक वेव एक सोर्स से अगर वेव आई y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t, और दूसरे सोर्स से वेव आई कितनी y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा t प्लस y। ठीक है, स्क्रीन के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ये दो सोर्सेस से दो वेव पहुंची, सोर्स S1 से पहुंची और ये किससे पहुंची, सोर्स S2 से पहुंची। तो दोनों का सुपरपोजिशन होगा। सुपरपोजिशन कैसे करते थे हम, हैं कैसे करते थे? इन दोनों का वेक्टर सम, फेजर सम लेकर। ठीक है, ये कितने रेडियस के सर्किल पे घूम रहा है? A1 रेडियस के सर्किल पे, कितनी फ्रीक्वेंसी से? ओमेगा से। ये A2 रेडियस के सर्किल पे, कितने से? ओमेगा फ्रीक्वेंसी। दोनों फ्रीक्वेंसी क्या ली है मैंने यहाँ? सेम ली है। दोनों फ्रीक्वेंसी क्या ली है? सेम ली है। अगर ये मान लो, अगर दोनों का सुपरपोजिशन में दिखाऊं तो सुपरपोजिशन मतलब दोनों सोर्सेस से लाइट जब मिक्सिंग होगी लाइट की, तो ये दोनों लाइट की मिक्सिंग के बाद, सुपरपोजिशन के बाद हमें ये मिलेगा रिजल्टिंग वेव ये मिलेगी y1 प्लस y2। ये क्या होगी रिजल्टिंग? ठीक है, ये रिजल्टिंग क्या होगी, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। अगर ये एम्पलीट्यूड है पहली वेव का a1, तो दूसरी वाली वेव इस पहली वाली से कितना आगे है? फाई आगे है। दोनों कितनी फ्रीक्वेंसी से घूम रहे हैं? सेम फ्रीक्वेंसी ओमेगा से, ये भी ओमेगा से, ये भी ओमेगा से। तो जो रिजल्टिंग वेव होगी, इन दोनों को कंबाइन करोगे, ठीक है, A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हो। साइन A प्लस बी का फॉर्मूला लगा के जब इसको सॉल्व करोगे तो इस इक्वेशन को आप, ये इक्वेशन आपकी अगेन साइनोसॉइडल टर्म में आएगी। इस फॉर्म में इन दोनों को कंबाइन करके इसको ऑब्टेन किया जा सकता है। y इज इक्वल टू A साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, ये भी साइनोसॉइडल डिस्प्लेसमेंट है, ये भी साइनोसॉइडल डिस्प्लेसमेंट है। दो साइनोसॉइडल डिस्प्लेसमेंट कंबाइंड होंगे तो रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट जो होगा अगेन क्या होगा? साइनोसॉइडल होगा। जैसे AC में कंबाइन कर रहे थे दो AC वोल्टेजेस को, जैसे SHM में दो SHM को आपने कंबाइन किया था, ये A1 और ये A2, ये दो लाइट वेव से आने वाली जो लाइट है उनके फेजर मैंने ड्रॉ किए हैं। ठीक है, जो रिजल्टिंग लाइट होगी सुपरपोजिशन के बाद, दो सोर्सेस से के सुपरपोजिशन के बाद जो रिजल्टिंग लाइट मिलेगी, उस लाइट का जो एम्पलीट्यूड होगा, ये फाई इन दोनों के बीच में एंगल है, ठीक है, उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा? इन दोनों के पैरेललोग्राम का डायगोनल, वेक्टर सम। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, पूरी बात सुनेंगे। आने वाले 15 से 20 मिनट में आपको इंटरफेरेंस की थीम समझ में आएगी। ये रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड है। ये रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड क्या होगा? वेक्टर सम आता है आपको, पैरेललोग्राम का डायगोनल A इज इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर। A इज इक्वल टू क्या होगा? वेक्टर सम A1 स्क्वायर, A स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। ये रिजल्टिंग लाइट का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है। ठीक है, ये होता है ना A इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, स्क्वायर कर दिया तो मैंने ये आ गया। अब लाइट की इंटेंसिटी आपको याद हो कि लाइट की जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। इंटेंसिटी ऑफ लाइट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ये रिजल्टिंग लाइट है। कौन सी रिजल्टिंग? दो लाइट के सुपरपोजिशन के बाद जो रिजल्टिंग लाइट मिली उसका एम्पलीट्यूड है ये। तो इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टिंग लाइट, जो इंटेंसिटी होगी रिजल्टिंग लाइट की, वो क्या होगी बच्चों? इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टिंग लाइट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में 1 ले लेता हूं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। अगर मैंने सारे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट 1 ले लिए तो लाइट की इंटेंसिटी जो होगी वो क्या होगी? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर ले ली मैंने। ठीक है, तो यहां से यानी कितनी हो गई इंटेंसिटी? ये हो गई I इज इक्वल टू क्या आ गई? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। ये लाइट की इंटेंसिटी है जहां पर
A1 क्या है, पहली लाइट का एम्पलीट्यूड है, A2 दूसरे का एम्पलीट्यूड है, और फाई जो है वो क्या है, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है। अब मेरी बात को सुनो ध्यान से, ये इस पॉइंट की इंटेंसिटी, जो इस पॉइंट पे लाइट पहुंची है, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी फिक्स्ड कब होगी, जब ये एम्पलीट्यूड क्या होगा, फिक्स्ड कांस्टेंट, ये एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होगा। ये एम्पलीट्यूड कांस्टेंट कब होगा, जब ये A1 A2 और फाई कांस्टेंट बने रहें। मान लेते हैं A1 A2 एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है लाइट के, ठीक। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ये दोनों फ्रीक्वेंसीज ω1 और ω2 अलग अलग हो जाएं, ω1 और ω2 अलग अलग हो जाएं, अभी ये दोनों फेजर सेम ओमेगा से घूम रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में फाई क्या बना रहेगा, कांस्टेंट। लेकिन अगर ये उनके रोटेशन अलग अलग स्पीड से होने लगा तो ये फाई एंगल लगातार क्या करने लगेगा, वेरी करने लगेगा, चेंज होने लगेगा। एक ही पॉइंट पे ये फाई इतना फास्ट चेंज होगा, अगर ये फ्रीक्वेंसीज अलग अलग हो गई तो फाई इतनी तेजी से बदलेगा, इतनी तेजी से बदलेगा कि एक ही पॉइंट पे लाइट की इंटेंसिटी में वेरिएशन जो होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक ही पॉइंट पर बहुत सारी इंटेंसिटी, बहुत सारे एम्पलीट्यूड जो है यहाँ वेरी कर जाएंगे, बहुत सारी इंटेंसिटीज यहाँ चली आएंगी, फिक्स नहीं होगी इंटेंसिटी इस पॉइंट की। कहने का मतलब ये है, ठीक है। अगर ये फ्रीक्वेंसीज दोनों क्या क्या हुई, दोनों क्या हुई, अलग अलग हुई, तो इस फेज के लिए, इस कांस्टेंट फेज बने रहने के लिए दोनों सोर्सेज से आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी का सेम होना जरूरी है। अगर ये फ्रीक्वेंसी सेम होगी तब ये फाई कांस्टेंट बना रहेगा, एक बात। दूसरी बात, ये फाई भी चेंज ना हो, फाई को चेंज करने का जो कारक है वो इसको चेंज ना करें किसी और वजह से। अगर फाई जो यहाँ पे फाई जो कांस्टेंट वैल्यू पहुंच रही है, फाई फिक्स बना रहे, तो फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए और फाई फिक्स होना चाहिए। तो इस पॉइंट पे जो लाइट की इंटेंसिटी होगी, वो इंटेंसिटी जो भी होगी वो क्या होगी, फिक्स्ड होगी। ठीक है। ऐसे सोर्सेज, जिन सोर्सेज से आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम होती है, और स्क्रीन के किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है, ऐसे सोर्सेज को हम क्या कहते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज कहते हैं। क्या कहते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज कहते हैं। कोहेरेंट सोर्सेज कैसे ऑब्टेन होते हैं, मेरी बात सुनो ध्यान से। कोहेरेंट सोर्सेज जब भी ऑब्टेन होंगे तो हमेशा सिंगल सोर्स से ऑब्टेन किए जाते हैं। दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज कभी भी कोहेरेंट सोर्सेज की तरह बिहेव नहीं कर सकते, ठीक है। कोहेरेंट सोर्सेज जब भी ऑब्टेन होंगे तो सिंगल मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से ऑब्टेन होंगे। मोनोक्रोमेटिक सोर्स किसे कहते हैं, ऐसा सोर्स जो एक ही वेवलेंथ, एक ही फ्रीक्वेंसी की लाइट को एमिट करता है। ऐसा सोर्स जिससे एक ही वेवलेंथ की लाइट, एक ही फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट होती है, वो सोर्स क्या कहलाता है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स कहलाता है। उस मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से कोहेरेंट सोर्सेज को ऑब्टेन किया जा सकता है। सिंगल सोर्स से ऑब्टेन होंगे। कैसे ऑब्टेन होंगे सिंगल सोर्स से? सिंगल सोर्स से ऑब्टेन ऐसे होते हैं सोर्सेज कि एक ब्लैक बॉक्स लो, जैसे एक आध एग्जांपल दूं कोहेरेंट सोर्सेज का। एक ब्लैक बॉक्स लो, उसमें एक सोर्स ऑफ लाइट रखो, ठीक है, एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट रखा आपने, बल्ब रखने के बाद इसमें दो छोटे छोटे होल कर दो। ये दो छोटे छोटे होल कर दिए आपने यहां, ठीक है, ये होल कर दिए, ये होल कर दिए। इसकी लाइट इन दो होल से, S1 और S2, ये दो होल इनके नाम हो गए S1 और S2, इनसे निकल के जाएगी। जब ये लाइट एमिट करेगा तो यही सेम लाइट इनसे निकलेगी, एक इस होल से निकलेगी और यहां से बाहर निकलेगी। बात समझे? तो ये दोनों सोर्सेज जो है किसकी, ये दोनों S1 और S2 जो होंगे, सोर्स ऑफ लाइट ये है। लाइट सिर्फ यहां से निकल के आ रही इन दो होल से, तो ये दोनों S1 S2 किसकी तरह बिहेव करेंगे, कोहेरेंट सोर्सेज की तरह बिहेव करेंगे। समझ में आया? सामने जब आप स्क्रीन रखोगे तो सामने स्क्रीन रखने के बाद ये स्क्रीन का सेंटर, एक लाइट यहां से पहुंचेगी, एक लाइट यहां से पहुंचेगी। तो स्क्रीन के इस पॉइंट पे जब लाइट पहुंचेगी तो दोनों से पहुंचने वाली ये लाइट वेव्स ऐसे पहुंचेंगी, तो दोनों सोर्सेस से पहुंचने वाली लाइट वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम।
S1 S2 से, और स्क्रीन के इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए फेज डिफरेंस क्या होगा? कांस्टेंट, फिक्स्ड। तो इस पॉइंट पे जो रिजल्टिंग इंटेंसिटी मिलेगी, जो रिजल्टिंग लाइट होगी वो फिक्स होगी, उसकी इंटेंसिटी फिक्स होगी। ये पॉइंट डार्क पॉइंट होगा या ब्राइट पॉइंट होगा, जो ये पॉइंट यहाँ जो सेट हो जाएगा वो फिक्स हो जाएगा, पैटर्न, फिक्स पैटर्न बनेगा स्क्रीन पे। इस पॉइंट पे फिक्स पैटर्न होगा, यहां से लेके यहां तक एट एवरी पॉइंट इन द स्क्रीन पैटर्न क्या होगा? फिक्स होगा। ऐसे सोर्सेस क्या कहलाते हैं? कोहेरेंट सोर्सेस कहलाते हैं। कोहेरेंट सोर्सेस को ऑब्टेन करने का दूसरा तरीका क्या है? एक तरीका ये भी हो सकता है कि एक प्लेन मिरर लो और प्लेन मिरर के ऊपर यहाँ सोर्स ऑफ लाइट रख दो। ये प्लेन मिरर और इसकी इमेज जो बनेगी यहाँ एस डैश, ये दोनों मिलके सोर्स ऑफ लाइट ये है, ये और ये इमेज, ये दोनों मिलके किसकी तरह बिहेव करेंगे? कोहेरेंट सोर्सेस की तरह बिहेव करेंगे। सामने स्क्रीन रख दोगे आप, जब आप स्क्रीन रख दोगे तो इस स्क्रीन पे ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी आपको, अल्टरनेट पैटर्न मिलेगा आपको, डार्क ब्राइट स्पॉट, अल्टरनेटली डार्क एंड ब्राइट स्पॉट मिलेंगे। उन डार्क एंड ब्राइट स्पॉट को क्या कहा जाता है? यहाँ फ्रिंजेस कहा जाता है। डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस कहा जाता है कोहेरेंट सोर्सेस से। यहां पर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा लाइट एनर्जी का, जो लिखा हुआ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी। ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट स्पॉट मिलेगा यहां पर स्क्रीन पे, डार्क स्पॉट, ब्राइट स्पॉट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, एक पट्टियां मिलेंगी डार्क और ब्राइट टाइप की, ऑल्टरनेट पैटर्न मिलेगा। जब आपका सोर्सेस क्या होंगे? कोहेरेंट सोर्सेस होंगे। एक लेंस को 20 से काटो, और 20 से कट करने के बाद यहां से लेंस को बीचों बीच से कट करने के बाद सेपरेट करो, और सेपरेट करने के बाद यहाँ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट को रख दो इसकी एक्सिस पे। तो ये वाला पोर्शन यहाँ कहीं इमेज बनाएगा इसकी, ये वाला पोर्शन यहाँ कहीं इमेज बनाएगा इसकी, ठीक है। ये दोनों पोर्शन की जो दोनों इमेजेस होंगी इस सोर्स ऑफ लाइट की, ये दोनों लेंसेज जो इमेज बनाएंगे S1 और S2, ये दोनों इमेजेस किसकी तरह बिहेव करेंगी? कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट की तरह बिहेव करेंगे। सामने आपने स्क्रीन रख दी तो स्क्रीन पे जो है लाइट एनर्जी का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा आपको? नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। ऐसा पैटर्न यानी परमानेंट पैटर्न मिलेगा आपको, इंटरफेरेंस पैटर्न। ऐसा पैटर्न जो परमानेंट होगा ऑल अलोंग ऑन द स्क्रीन, उस पैटर्न को सस्टेन्ड या परमानेंट इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं। हमारी डे टू डे लाइफ में हम क्यों ऑब्जर्व नहीं करते इंटरफेरेंस पैटर्न को? इसलिए ऑब्जर्व नहीं करते क्योंकि कोहेरेंट सोर्सेज नहीं होते हमारे पास, ठीक है। नॉन कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं, और नॉन कोहेरेंट सोर्सेज दो सिमिलर आइडेंटिकल दिखने वाले सोर्सेज से जब लाइट आएगी तो उन दोनों लाइट की फ्रिक्वेंसीज कभी भी सेम नहीं होंगी, अलग अलग फ्रिक्वेंसी की लाइट आ रही होगी। ये फ्रिक्वेंसीज लगातार बदल रही होंगी। फ्रिक्वेंसी बदलने के साथ साथ ये फेज डिफरेंस वाई एक ही पॉइंट पे वेरी कर रहा होगा, इतना फास्ट वेरिएशन हो रहा होगा कि स्क्रीन के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटेंसिटी का वेरिएशन बहुत तेजी से होता है, बहुत तेजी से होता है। एक सेकंड में सेवरल लाख टाइम्स डार्क एंड ब्राइट स्पॉट स्क्रीन पे बदल जाता है। यानी पैटर्न जो है क्या नहीं होता? परमानेंट नहीं होता। एक एवरी सेकंड लाखों पैटर्न आ जाते हैं स्क्रीन के ऊपर, और पैटर्न परमानेंट नहीं होगा तो हमें अपीयर नहीं होगा। इंटरफेरेंस पैटर्न के परमानेंट होने के लिए, उसके इंटरफेरेंस पैटर्न के परमानेंट होने के लिए, अपीयर होने के लिए उसका परमानेंट होना जरूरी है, और वो परमानेंट तब होगा जब सोर्सेज जो होंगे वो क्या होंगे? कोहेरेंट होंगे। और कोहेरेंट सोर्सेज हमेशा कैसे ऑब्टेन होंगे? फ्रॉम अ सिंगल सोर्स। कैसे होंगे? फ्रॉम अ सिंगल सोर्स। दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज कभी भी कोहेरेंट सोर्सेज की तरह बिहेव नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या होगा, मेरी बात को ध्यान से सुनो कि ये इंटेंसिटी है। स्क्रीन पे कोई पॉइंट ऐसा है जिस पॉइंट के लिए फेज डिफरेंस क्या हो जाए? ये दोनों सोर्सेज से आने वाली लाइट क्या हो जाए? एक ही फेज में पहुंच जाए। कैसे पहुंच गए? एक ही फेज में। एक ही फेज में पहुंचने का मतलब है, एक ही फेज में पहुंचने का मतलब ये है बच्चों, देखो ये अगर ये पहले सोर्सेज से लाइट आई A1 और ये दूसरे सोर्सेज से लाइट आई A2, दोनों एक ही फेज में आ गई, तो लाइट की रिजल्टिंग इंटेंसिटी क्या होगी?
हैं, दोनों सेम फेज में आ गए ना, तो जो रिजल्टिंग इंटेंसिटी होगी वो ये होगी। क्या होगी ये रिजल्टिंग इंटेंसिटी? एम्पलीट्यूड क्या होगा? A1 प्लस A2। फेज डिफरेंस यहां कितना हो गया? 0 डिग्री, cos 0 1 मैक्सिमम वैल्यू होती है। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तो इंटेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे पॉइंट जिन पॉइंट के लिए स्क्रीन पे वो पॉइंट जिन पॉइंट के लिए दोनों सोर्सेस से आने वाली लाइट एक ही फेज में इंटरफेयर करेगी। ठीक है, इंटरफेरेंस के बाद जो रिजल्टिंग इंटेंसिटी होगी उस पॉइंट पर, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगी? मैक्सिमम, सबसे ज्यादा ब्राइटनेस मिलेगी वहां पर। मैक्सिमम इंटेंसिटी का मतलब मैक्सिमम ब्राइटनेस वाला पॉइंट होगा। ऐसे पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। ये पॉइंट जो है, ये इस गोले में मैंने बंद करा, ये क्या है हमारा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। और स्क्रीन के लिए वो पॉइंट जिन पॉइंट के लिए दोनों सोर्सेस से आने वाली लाइट अपोजिट फेज में पहुंचेगी। ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे, एक पॉइंट नहीं होगा, स्क्रीन पे बहुत सारे पॉइंट होंगे जिन पॉइंट्स के लिए लाइट जो होगी एक ही फेज में पहुंच रही होगी। समझ में आई मेरी बात? बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, अभी देखेंगे कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो। तो स्क्रीन के लिए वो पॉइंट जिन पॉइंट के लिए लाइट अपोजिट फेज में पहुंचेगी, तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी क्या होगी? A1 माइनस A2। क्या होगी इंटेंसिटी? मिनिमम कितनी होगी वो? A1 माइनस A2 होगा ना एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अरे एम्पलीट्यूड इतना ना बचेगा A1 माइनस A2, ये बचेगा एम्पलीट्यूड, ये बचेगा। तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी क्या होगी? A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। क्या होगी इंटेंसिटी? मिनिमम इंटेंसिटी का क्या मतलब? सबसे कम ब्राइटनेस। और यदि A1 बराबर A2 हो गया तो एम्पलीट्यूड क्या होगा? 0। एम्पलीट्यूड 0 का मतलब क्या होगा? I min इज इक्वल टू 0। I min 0 का मतलब कंप्लीट डार्कनेस, एकदम डार्क पॉइंट मिलेगा, काला काला अंधेरा। स्क्रीन के लिए वो पॉइंट जिस पॉइंट के लिए लाइट की इंटेंसिटी मिनिमम होगी या 0 होगी, यहां पे 0 होगी जब दोनों सोर्सेस से आने वाली लाइट का एम्पलीट्यूड सेम होगा। तो स्क्रीन के लिए वो पॉइंट जिन पॉइंट के लिए लाइट की इंटेंसिटी मिनिमम होगी, वो इंटरफेरेंस हमारा क्या कहलाएगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाएगा। तो हमने क्या करना होता है बच्चों, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने। हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है इस इंटरफेरेंस में, वो 2 पॉइंट्स पे सीमित होता है। कौन कौन से पॉइंट पे? पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी हमने उन पॉइंट्स को डिस्कशन में लाना होता है जिन पॉइंट्स के लिए फेज डिफरेंस क्या है? दोनों सोर्सेस से आने वाली लाइट क्या है? एक ही फेज में पहुंच रही है, या कैसे पहुंच रही है? अपोजिट फेज में पहुंच रही है। उन पॉइंट्स पे डिस्कशन को हमने यहां करना होगा, कंडीशंस देखनी होंगी। क्लियर हो गया? नोट करेंगे? मिटा दूं? करो नोट जल्दी से, फटाफट, ये सब काम करना है हमने। देखो जरा, देखो हम अपनी कुछ चीज़ों को समझ लें पहले, फिर अपना डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। अब मान लो सपोज ये हमारे पास S1 और S2 2 कोहेरेंट सोर्सेज हैं। क्या है ये S1 और S2? 2 कोहेरेंट सोर्सेज। किससे ऑब्टेन होंगे कोहेरेंट सोर्सेज? ऑलवेज सिंगल सोर्स से। ठीक है, सिंगल सोर्स से ऑब्टेन होंगे। तो इसके सामने ये स्क्रीन है। अब आप जरा दोनों सोर्सेज से आने वाली, ये स्क्रीन का सेंटर हो गया, यहाँ से S1 से लाइट पहुँची स्क्रीन के इस पॉइंट पे, और S2 से लाइट पहुंची स्क्रीन के इस पॉइंट पे। ठीक है, ये 2 सोर्सेज हैं। ठीक, अब पॉइंट P पे पहुंची, मैंने कोई पर्टिकुलर पॉइंट पकड़ लिया। ठीक, खाली पॉइंट P पे पहुंचेगी लाइट या पूरी स्क्रीन पे पहुंचेगी? स्क्रीन पे पहुंचेगी ना पूरी। मैंने एक पॉइंट की बात करता हूं। तो यहां से क्या होगी? देखो ऐसे लाइट वेव जा रही होंगी,
कितनी लाइट वेव्स हैं जरा देखें तो सही। 1 2 3 4 5 5 लाइट वेव्स पहुंची हैं, 5 लाइट वेव्स। यहां से देखो तो सही, कितनी लाइट वेव्स पहुंची हैं देखो तो सही। 1 2 3 4 5 6 लाइट वेव पहुंची। दोनों से पहुंचने वाली लाइट की वेवलेंथ क्या है? सेम है, वेवलेंथ सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पाथ में कितनी वेव्स हैं? 6। इस पाथ में कितनी वेव्स हैं? 5। तो इस पाथ और इस पाथ लेंथ के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है? S2p माइनस S1p कितना है? 1 लैम्डा के बराबर। पार्ट डिफरेंस कैसे निकलेगा? यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, इतना पार्ट डिफरेंस है, यहां से परपेंडिकुलर यहां जाके मिलेगा, यहां जाके मिलेगा यार एक्चुअल में तो, ठीक है। इतना पार्ट डिफरेंस है, इतना है पार्ट डिफरेंस, समझ रहे? ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, इतना पार्ट डिफरेंस है, ये यहाँ ये आया परपेंडिकुलर, ठीक है। इतना एक्स्ट्रा पाथ है, S2p पाथ इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा है। पार्ट डिफरेंस कितने का है? लैम्डा का है। और लैम्डा पाथ में फेज कितने का होगा? बोलो तो सही। लैम्डा पाथ में फेज कितने का होगा? 2 पाई। 2 पाई फेज का मतलब अगर पहले वाले सोर्स से लाइट ऐसे पहुंची A1, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, पहले वाले सोर्स से अगर ऐसे पहुंची A1, ठीक है, तो दूसरे वाले से 4 पाई घूम के, कितना घूम के? 4 पाई एक्स्ट्रा घूमेगा जब फेजर, 4 पाई नहीं 2 पाई। एक लैम्डा में कितने पाई होते हैं? अरे एक लैम्डा में कितने पाई होते हैं? बोलो। 2 पाई होते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों सोर्सेज से लाइट अगर सेम फेज में है और एक जो है, एक फेजर 4 पाई घूम जाए, ये 2 पाई घूम जाए एक्स्ट्रा, या एक फेजर पाई घूम जाए, तो पाई घूमने का मतलब क्या होगा? कैसे आ गए? दोनों अपोजिट फेज में आ गए ना। ये 0 का, ये पाई का, और फिर पाई और घूम गया तो कितना घूम गया? 2 पाई। तो 2 पाई का फेज डिफरेंस होने का मतलब फिर क्या हो गया? वो फिर सेम फेज में आ गए। तो 0 के लिए और 2 पाई के लिए सेम फेज मिलेगा। 2 पाई का अगर फेज डिफरेंस है तो इसका मतलब दोनों अगेन सेम फेज में लाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो वन वेव लैम्डा एक्स्ट्रा होने का मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पे दोनों क्या हैं? बोलो, सेम फेज में है। सेम फेज में होने का मतलब एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम। तो ये कौन सा पॉइंट मिलेगा हमें? मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला पॉइंट मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा यहाँ, ठीक है। तो ये पॉइंट जो होगा क्या मिलेगा? मैक्सिमम ब्राइटनेस वाला पॉइंट है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला पॉइंट है, ठीक है। यहां पे लैम्डा मिला है इस पॉइंट के लिए, तो नीचे पॉइंट के लिए क्या मिलेगा आपको? नीचे अगर नीचे जाओगे, अगर आप कोई नीचे कोई पॉइंट चूज कर लोगे, मान लो यहां पे नीचे आपने कोई पॉइंट चूज कर लिया, तो क्या आएगा? पार्ट डिफरेंस क्या आएगा? लैम्डा से कम आएगा, लैम्डा से कम आएगा ना, है? तब S2p माइनस S1p लैम्डा से कम होगा, लैम्डा बाई 2 होगा सपोज। तो लैम्डा बाई 2 वाला पॉइंट कहां मिलेगा? नीचे कहीं। लैम्डा बाई 2 का मतलब फेज डिफरेंस कितने का? पाई का, ये मिलेगा, कंप्लीट डार्क स्पॉट मिलेगा। सेंटर देखोगे यहां पे, सेंटर इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे जितना पाथ होगा क्या? S1O उतना ही होगा कौन? S2O। तो जितनी वेव्स इसमें होंगी उतनी ही वेव्स इसमें होंगी। तो फेज पाथ डिफरेंस कितना होगा? 0। फेज डिफरेंस कितना होगा? 0। सेम फेज में मिलेंगे। तो ये पॉइंट 2 पाई वाला है, तो ये पॉइंट कितने डिग्री फेज वाला है? 0 डिग्री फेज वाला है, ठीक है। और ये कितने वाला है? ये 2 पाई वाला है। पाई वाला कहां मिलेगा? बीच में मिलेगा कहीं यहां। तो यहां पे क्या मिलेगा आपको? डार्क पॉइंट मिलेगा D1। यहां पे क्या मिलेगा? ब्राइट पॉइंट। यहां पे क्या मिलेगा? ब्राइट पॉइंट B1। उसके बाद ये लैम्डा वाला 2 पाई वाला मिला ना, 2 पाई के बाद 0 पाई 2 पाई, 2 पाई के बाद कौन सा मिलेगा? 3 पाई। 3 पाई पे अगेन डार्क पॉइंट मिलेगा 3 पाई के फेज डिफरेंस के लिए। फिर कौन सा मिलेगा? 4 पाई, ठीक है।
अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर ये आपको यहाँ पे पाई 2 पाई वाला पॉइंट मिला, सिमेट्री देखो, सिमेट्री, इतना ही पॉइंट अगर नीचे चला हो, इतना ही दूरी नीचे आ जाओ, यहाँ इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आ गए, तो जितना पाथ S1P है उतना पाथ S2P हो जाएगा, और जो S2P है वो S1P हो जाएगा। तो अगेन इसमें कितनी वेव ज्यादा होगी? एक। तो ये भी कौन सा पॉइंट होगा? 2 पाई वाला, 2 पाई के फेज डिफरेंस वाला पॉइंट होगा। तो 2 पाई के फेज डिफरेंस वाले कितने पॉइंट मिलेंगे? 2 मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। इन्हें ऑर्डर ऑफ द फ्रिंजेस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ द फ्रिंजेस। ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है, ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है। फर्स्ट ऑर्डर की कितनी ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी? 2, स्क्रीन के सेंटर के सिमेट्रिकली ऊपर और नीचे। ये फर्स्ट डार्क फ्रिंज वाला पॉइंट है, तो ये भी क्या होगा? फर्स्ट डार्क पॉइंट होगा। कैसे मिलेंगे ये सब देखना है मैथमेटिकली, ताकि आपके आगे बात समझ में आए। कैसे मिलेगा ये मैथमेटिकली? जब अभी मैथमेटिकली इन सब बातों को प्रूफ करूंगा, सिस्टमैटिकली चलूंगा, तो आपकी समझ में आएगा। सुनते रहे मेरी बात को ध्यान से। तो ऑल्टरनेटली ये स्क्रीन होगी हमारे पास, स्क्रीन का सेंटर होगा, स्क्रीन के सेंटर पर हमें यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा, जो कि कौन सा वाला पॉइंट होगा? 0 डिग्री फेज डिफरेंस वाला पॉइंट होगा। इस पॉइंट के लिए फेज डिफरेंस क्या होगा? 0 डिग्री। पाथ डिफरेंस क्या होगा? 0 डिग्री। एक ही फेज में दोनों सोर्सेज से पहुंचने वाली वेवलेट्स पहुंचेंगे। मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला पॉइंट मिलेगा। फिर क्या मिलेगा? फर्स्ट डार्क पॉइंट, यानी इसके लिए 0, ये कौन सा पॉइंट होगा? बोलो, पाई वाला। अपोजिट फेज में पहुंचेंगे, ठीक है, अपोजिट फेज में पहुंचेंगे तो क्या मिलेगा? कंप्लीट डार्कनेस। और यहां से लेके यहां तक कौन से पॉइंट मिलेंगे? 0 से पाई के बीच में सारे पॉइंट मिलेंगे। अगर ये A1 है और ये A2 है, तो ये फेज डिफरेंस है, सारे पॉइंट मिलेंगे। याद रहे, हम सिर्फ सेम फेज और अपोजिट फेज वाले पॉइंट को ले रहे हैं। 60 डिग्री वाला पॉइंट भी मिलेगा बीच में, 90 वाला ही मिलेगा यहाँ पर। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 180 सब मिलेंगे पॉइंट, ठीक है। उसके बाद डार्क पॉइंट कहाँ होगा? एक डार्क पॉइंट यहाँ भी होगा, D1। किसके लिए? पाई के लिए। सेंट्रल मैक्सिमा, इसे क्या कहेंगे? सेंट्रल मैक्सिमम। इसे क्या कहेंगे? फर्स्ट डार्क फ्रिंज। इसे क्या कहेंगे? फर्स्ट डार्क फ्रिंज। ये क्या कहलाएगी पैटर्न में? फर्स्ट डार्क फ्रिंज। ये भी फर्स्ट डार्क फ्रिंज कहलाएगी, ठीक है। 2 सोर्सेस से आने वाली लाइट के सुपरपोजिशन के बाद ये ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट पैटर्न मिलेगा। सेंटर पे ब्राइट स्पॉट, फिर नीचे फर्स्ट डार्क, ऊपर फर्स्ट डार्क नीचे। फिर कौन सा वाला पॉइंट होगा? फर्स्ट ब्राइट। कितने फेज डिफरेंस के लिए? 2 पाई के लिए। फिर फर्स्ट ब्राइट कहाँ होगा? नीचे। कितने के लिए? 2 पाई के लिए, ठीक है। 2 पाई फेज में पाथ कितना होगा? लैम्डा। इसमें कितना होगा? λ/2। इस पॉइंट के लिए लाइट λ/2, एक सोर्स से लाइट λ/2 एक्स्ट्रा चल के आएगी। इस पॉइंट के लिए लैम्डा एक्स्ट्रा चल के आएगी। फिर कौन मिलेगा? बोलो, सेकंड डार्क। कितना चल के आएगी वेव? 3 पाई एक्स्ट्रा। 3 पाई एक्स्ट्रा मतलब 1 पाई में कितना? 1 λ/2। तो 3 पाई में कितना? 3 λ/2। 3 λ/2 एक्स्ट्रा पाथ होगा। फिर यहां पे मिलेगा क्या? सेकंड डार्क। किसके लिए? 3 पाई के लिए। फिर सेकंड ब्राइट, फिर सेकंड ब्राइट, एंड सो ऑन। ऐसे ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट पैटर्न मिलता चला जाएगा। वीडियो तुमने हिला दिया। ठीक है, ऑल्टरनेट डार्क और ब्राइट। यार इस पे लाते ठोकर मत मारो भाई, पता लगा हम पढ़ाते रह गए, वहां पे कुछ और ही हो गया। पता लगा छत के दर्शन हो रहे हैं बच्चों को। ठीक है, तो ऑल्टरनेट क्या होगा? डार्क और ब्राइट
में फ्रिंजेस मिलती चली जाएंगी। ये सब कुछ अभी हमने यहाँ पे इन कंडीशंस को प्रूव करते हुए चलना है, ठीक है। नाउ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अरे तो सब आना है यार, अभी आना है।